चलिए अभी तक 15 नंबर तक प्रश्न कर लिए। अब प्रश्न संख्या 16 से हम लोग शुरू करेंगे ना। देखिए प्रश्न संख्या 16, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? समावेशी शिक्षा तो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को नकारा जा रहा है, इसको नेगेटिव कहा जा रहा है। लचीला पाठ्यक्रम और अवनम्य स्कूल कैलेंडर, देख लेते हैं इसको। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अब आप लोग बताइए इसका क्या होगा? सी होगा। देखिए लचीला पाठ्यक्रम ये सही है, ये लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, सही है, लेकिन अनम्य स्कूल कैलेंडर यही माइनस हो जाता है ना। सी देखिए ये उचित आवास क्यों जरूरी है? जैसे देखिए कि अगर कोई जो है कि हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो वहां पर अपाहिज विद्यार्थी भी जाएगा कि नहीं जाएगा, और अपाहिज जाएगा तो उसके लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सीढ़ी की जगह स्लैब होना चाहिए, तभी तो बच्चा ऊपर चढ़ेगा, होगा ना। अब देखिए अच्छा लाइट का प्रबंधन होना चाहिए ताकि जिसके दृष्टि बाधित बच्चे हैं उसको भी ठीक से दिख सके, है ना। रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं, इस तरह से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अनुकूल होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बी में बहुत बच्चे कंफ्यूज किए होंगे, बी सी दोनों नहीं। हाँ 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलित और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? आंख से हाथ का तालमेल कौन होगा? गुणज वैकल्य होगा नहीं, पठन भी नहीं होगा, भाषा, चूंकि देखिए उंगली चल रहा है तो क्या होगा? गति होगी ना। चलिए प्रश्न संख्या 18, उन विद्यार्थियों के लिए सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? दृष्टि बाधित बच्चे का सफल समावेशन, एक बच्चा ठीक से कक्षा में पढ़ सके सफल तरीके से। आसपास की चित्रकारी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। देखिए सही बात है, बच्चा देख नहीं पाता है तो मौखिक रूप से बोलेंगे। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट, हस्तलिखित जब दे देंगे लिख के तो बच्चा देखेगा, पढ़ेगा कैसे। विषय को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो केवल ब्लैक बोर्ड कैसे होगा? ब्लैक बोर्ड पे बच्चा को लिख दीजिए, वो देख पाएगा, दृष्टि बाधित है। उन्हें स्कूल के लिए अलग स्कूल की जो बात समावेशी करता ही नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? नेगेटिव ऑप्शन है, क्वेश्चन नेगेटिव। क्या नहीं करना चाहिए जनजातीय बच्चे के लिए? उसके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना, ये तो करना ही चाहिए। उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना, सही बात है, देना चाहिए। पाठ्यक्रम में उसकी संस्कृति के परिचित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना चाहिए, सही बात है, क्योंकि उससे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। उन संपत्तियों को पढ़ाना जो उसके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक, कभी भी अप्रासंगिक चीज को हम नहीं पढ़ा सकते। संदर्भहीनता, अप्रासंगिकता, ये दोनों जो है नेगेटिव वर्ड है, इसको हमेशा गलत मान के चलना। देखिए प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन है तो यथोचित संयोजक रणनीति का सही युग्म है? देखिए ध्यानहीनता, अतिक्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं, फिल्म दिखाने की बात नहीं होगी। स्वलीनता, जितना हो सके समय सारणी दिनचर्या, एक ही समय सारणी दिनचर्या। पठन वैकल्य, जिसमें पठन वैकल्य जटिल गणना, पठन वाला तो गणना पर थोड़े होगा, सही सुमेल। पठन वैकल्य का मतलब क्या हुआ? जिसको पढ़ने में दिक्कत है। वाक बाधिता, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार, जब वाक बाधित है तो मौखिक रूप में कैसे स्वीकार कर सकते? बोल ही नहीं सकता। तो देखिए ये तीन तो पूरा तरीके से गलत है। बी स्वलीनता है, जितना हो सके एक ही समय सारणी, ये भी उतना भी पॉजिटिव ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब तीन पूरा नेगेटिव है तो आप चौथा को ही क्या मारेंगे? सही मारेंगे। तो ऑप्शन बी इसका हो गया करेक्ट। देखिए प्रश्न संख्या 21, शिक्षक, आप लोग क्या मारे थे इसमें? सी मारे थे। पठन 21 नंबर देखिए, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी विद्यार्थी भी शामिल करना है और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। जाहिर सा बात है, सही बात है। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया था, सीधे सीधे शिक्षक क्या किया? निकाला और दिमाग में डाल दिया। ये आर गलत है, इसका ए सही है। तो ए सही है लेकिन आर
ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया 21 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उसके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उसके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक ये होगा नहीं, पूरी तरह से अपरिचित अज्ञात ये भी नहीं होगा, जो उसके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे, वो भी गलत। जो वो सीख के आया है, कुत्ता सीखा है, उसी से वो हिरन भी सीखेगा, उसी से वो बता देना कि एक बच्ची कहती है कितना बड़ा, घोड़े को देख के कहती कितना बड़ा कुत्ता है, तो कुत्ता पढ़ के आएगी 4 पैर है कुत्ता को, अब घोड़े को भी 4 पैर है, तो घोड़े कुत्ता बोल रही है। तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, समायोजन कराएंगे। समावेशन तो उसके अंदर हो गया, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको समायोजन करना पड़ेगा। देखो बाबू ये बड़ा है, इस तरह से दौड़ता है, इसकी आवाज ऐसी है, ये कुत्ता नहीं घोड़ा है। लेकिन फिर भी वही चीज जो बच्चा लेके आया है वही उसका संसाधन है। तो ऑप्शन ए 22 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 23। सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको पकड़िएगा। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, जाहिर सा बात है महत्वपूर्ण है। अंतःक्रिया और संप्रेषण होनी चाहिए तब सीखेंगे। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है, यही गलत हो जाएगा। खाली दिमाग में नहीं होता है, सीखने के लिए हाथ से भी सीखते हैं। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति को बहुत सी समझ लेकर आते, सही है, डी भी सही है। तो ऑप्शन बी ही इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असफलता जिसमें बच्चा सफल नहीं होता, सीधा असंदर्भित पाठ्यक्रम या गैर संदर्भित, कभी भी ऐसा चीज जिससे कि बच्चा का कोई लगाव, कोई भी जुड़ाव है ही नहीं, पहले से उसके संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा पाठ्यक्रम दे देंगे तो बच्चा हमेशा असफल होगा, यह तय है। विविध तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चा सफल होगा, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधि होगी तो भी सफल होगा, अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान देंगे तो भी सही होगा। देखिए अब इसको समझिए, अगर कंफ्यूजन है तो। अगर देखिए विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में विविध तरीके, अभी आपको अगर यह प्रश्न अभी समझ में नहीं आया, हम क्या किए, दोबारा दूसरे तरीके से बता रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो जाहिर सा बात है बच्चा समझेगा। दूसरा, विद्यार्थी केंद्रित, जब विद्यार्थी केंद्रित गतिविधि हो जाएगी तो वो तो समावेशी शिक्षा हो जाएगी, विद्यार्थी केंद्रित हो जाएगी, है ना। तो इसको रचनात्मकता वाला आ जाएगा, संरचनावादी, है ना। और डी वाला देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अगर मान देंगे तब ना, चूंकि हमको पता है कोई बच्चा अगर कोई काम 15 महीने में करता है, कोई 11 महीने में करता है, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि सबका व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है विकास पे। ये तीनों पॉजिटिव हैं। और ये असंदर्भित, हम तुरंत अभी बताएं, गैर संदर्भित, अप्रासंगिक, असंदर्भित, ये सब नेगेटिव है, बच्चे के संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं। जैसे न्यूटन साहब ने अपने क्षेत्र में ये ग्रेविटी के बारे में, एप्पल के बारे में बताया कि एप्पल जो पेड़ से गिरा तो नीचे क्यों गिरा। अब हम बिहार वासी जो हैं, अब बच्चों को जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे हैं, हम बच्चा एप्पल का पेड़ देखा ही नहीं है, हम एप्पल के जगह मैंगो यानी आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके संदर्भ से जोड़ के पढ़ाना है। अगर संदर्भ से जोड़ के नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा में असफलता का जिम्मेदार होगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है। बहुत ही आसान प्रश्न, सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। अधिसंज्ञान, हम क्या, अधिसंज्ञान क्या होता है कि आपके अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना। चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, सही होगा। संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते तो गलत हो गया। केवल विषय वस्तु रटने पर निर्भर है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं, गलत हो गया। तीनों ऑप्शन ए ही हो गया हमारा सही। लेकिन आप यह ध्यान देंगे कि सीटेट के एग्जाम में जो होता है 4 विकल्प में कभी कभी 2 विकल्प सही होता है, और जो ज्यादा सही होता है वही आंसर बनता है। इसीलिए ये नहीं कि तुरंत एक देखे सही लगा फट से मार दिए, हमको चारों विकल्प पढ़ना है। चलिए प्रश्न संख्या 27। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? त्रुटि जो होती है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती, हर हाल में भूमिका होती है। त्रुटि के द्वारा तो हम सीखते हैं, बच्चा चलता है, गिरता है, फिर चलता है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा से घर करने, इनाम और सजा की बात हो नहीं रही है। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उसे अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। और इसके लास्ट ऑप्शन को देखिए, विद्यार्थी अपनी त्रुटि को स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते। देखिए इससे पॉजिटिव आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। चलिए प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं।
अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों की प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग एवं अधिगम को सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई सा देखो संबंध है। सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक संवेग और अधिगम के सूचना प्रसंस्करण, नकारात्मक संवेग जब रहेगा तो अधिगम को सकारात्मक रूप से कभी प्रभावित नहीं करेगा। अगर आपके प्रति मेरे अंदर नकारात्मक विचार है तो वो कभी भी पॉजिटिविटी नहीं ला सकती है। इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हम ए के साथ जाएंगे, ए हमारा हो जाएगा करेक्ट। चलिए प्रश्न संख्या 29। एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए किताब पढ़ रही है, याद रखिएगा। या किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य, परिहार उन्मुक्त महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य या परिहार उन्मुक्त प्रदर्शन लक्ष्य। बताइए क्या हो जाएगा? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य या प्रदर्शन की दिशा में उन्मुक्त लक्ष्य, क्या हो जाएगा? ए होगा। चलिए हम भी ए के साथ जाते, ए सही लग रहा। प्रश्न संख्या 30। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर, सुनिए अंतिम प्रश्न है, 30 नंबर देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, कठोर पाठ्यक्रम कभी नहीं। बहुविषयता को और समग्र शिक्षा हो जाएगी बहुविषय। परीक्षा की और उसके लिए परीक्षा की और उसके लिए नहीं होगा, योगात्मक तरीका भी नहीं होगा। क्या होगा? बहुविषयता और समग्र शिक्षा। इस तरह से 30 तक का प्रश्न हम लोगों का हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अब ये आप लोग खुद से मिलाइए आपका कितना सही हुआ, है ना। अगर किसी भी स्टूडेंट का 25 पार कर जाता है, अभी फिर हमने जिक्र किया, अगर 25 पार कर जाता है आपका तो आपका अच्छा माना जाता है। प्रयास करिए कि CDP को हाथ की बड़ी उंगली बना ले, क्योंकि 5 पेपर है आपका, है ना। 5 पेपर है तो 5 में आपका सबसे अच्छा विषय CDP बना ले, और CDP अन्य विषय में भी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया हम लोगों का आज का क्लास ओवर। फिर नेक्स्ट डे कल देखा जाएगा।